अगर आपके घर से डीमन क्रीचर्स की डायमेंशन के दरवाजे खुल जाएं, तब आप क्या करोगे? तो आज की कहानी टेरिफाइड मूवी की है, जहां पे अलग डायमेंशन के दरवाजे खुलते हैं जिन्हें रोकने के लिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आते हैं। तो आइए देखते हैं क्या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स इन डीमन क्रीचर्स को रोक पाएंगे। तो कहानी की शुरुआत में हम हाउसवाइफ क्लेरा को देखते हैं, जो कि किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। और तभी क्लेरा को सिंक के प्लग होल से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जिनसे डरकर क्लेरा किचन से बाहर आ जाती है। और जब रात को क्लेरा का पति घर पहुंचता है तो डाइनिंग टेबल को खाली देख वो क्लेरा से खाना ना बनाने का कारण पूछता है, जहां क्लेरा उसे कहती है कि प्लग होल से क्रीपी आवाजें आ रही थी। पर जब जॉन प्लग होल को चेक करता है तो हर एक हॉरर मूवी की तरह उसे कोई आवाज नहीं आती। जॉन क्लेरा को कहता है कि हमारा पड़ोसी वॉल्टर अपने घर में रेनोवेशन का काम करता रहता है और ये आवाजें उसी की होंगी, क्योंकि प्लग होल से ऐसी आवाजें आना आम बात है और वैसे भी घर के पाइप काफी पुराने हो चुके हैं, उसी वजह से तुम्हें आवाजें सुनाई दे रही होंगी। पर क्लेरा उससे डरकर कहती है कि वो आवाजें इंसानों की थी जो कि हम सबको मारने की बात कर रही थी। क्लेरा को समझाकर जॉन उसे काम डाउन करता है कि थकान की वजह से ये सब होता रहता है, तुम टेंशन मत लो। रात को क्लेरा के वॉशरूम जाने के बाद जॉन की दीवार पर ठोकने की आवाज आ रही थी। जॉन को लगा ये उसका पड़ोसी वॉल्टर है, इसलिए वॉल्टर को गालियां देके जॉन उसे शांत रहने को कहता है कि सुबह के 5 बजे तुम कौन सी रेनोवेशन करते हो। पर जब वॉल्टर नहीं हटा तो जॉन उसके घर की बेल बजा के उसे धमकी देता है कि ये काम दिन में किया करो। अब यहाँ पर जॉन नोटिस करता है कि वॉल्टर की आवाज काफी क्रीपी है, पर नींद इंसान को जान से ज्यादा प्यारी है, इसलिए जॉन इस पे ध्यान ना देकर घर पहुंचता है, जहां पर जॉन की नींद और होश उड़ने वाले थे। जॉन नोटिस करता है कि ये आवाजें उसके बाथरूम से आ रही थी। और जब जॉन वॉशरूम के अंदर घुसता है तो उसे क्लेरा हवा में लेविटेट कंडीशन में मिलती है, जिसे अदृश्य शक्तियां दीवार पर पटक रही थी। जॉन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर क्लेरा खुद के सर को पटक के मर जाती है। अब क्लेरा की मौत का कारण जॉन को समझा जाता है, क्योंकि दोनों के अलावा घर में कोई नहीं था। जॉन पुलिस को सच बताने की कोशिश करता है कि उस रात क्या हुआ था, पर जैसा कि आप सब जानते हो कि हॉरर मूवीज में ऐसी बातों पर भरोसा नहीं किया जाता। अब जॉन को कस्टडी में मिलने 3 पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स आते हैं, जानू मोरा एंड रोजनटॉक, जिनका मानना था कि क्लेरा जैसा सेम केस 98 में अमेरिका में हुए थे। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स जॉन को बचाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जॉन के एरिया में पैरानॉर्मल चीजों को महसूस किया है। जानू जॉन को कहता है कि अगर तुम खुद को इनोसेंट साबित करना चाहते हो तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। 2 हफ्ते पहले क्या हुआ था, तुम्हें आसपास की चीजें अजीब लगी थी? जॉन सबको कहता है कि वॉल्टर अपने घर की रेनोवेशन कर रहा था, वो भी आधी रात को। और कुछ दिन पहले हमारे घर के सामने एक बच्चे की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब इसके बाद जॉन कुछ दिन पहले की कहानी सुनाता है। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। वॉल्टर अपने ऑफिस में डरा हुआ बैठा था, जो कि मोरा की पीए को कॉल कर कहता है कि मेरे घर में अजीब सी चीजें हो रही हैं। पहले मुझे लगा ये चीजें मुझे नींद में दिखती हैं, लेकिन धीरे धीरे हालात काफी खराब हो चुके हैं। पर मोरा की पीए उसे ये बोल के टाल देती है कि जब मोरा फ्री होगी हम आपकी बात करवा देंगे। यानी कि वॉल्टर को पागल समझ के इग्नोर कर दिया। पर वॉल्टर को देख के हम समझ आते हैं कि वॉल्टर ने वो देख लिया जो कि इस दुनिया का नहीं है, और ये चीजें हमेशा वॉल्टर के घर में रहती हैं। रात को वॉल्टर अपने बेड के नीचे बार बार चेक कर रहा था और अपने बेड की लोकेशन को चेंज करके वॉल्टर सोने की कोशिश कर रहा था। पर तभी हम कुछ एंटिटी को देखते हैं जो कि वॉल्टर के बेड के नीचे थी, जो कि दिखने में काफी क्रीपी थी। अगर ये चीजें आपके बेड के नीचे होती तब आप क्या करते? अब ये डीमन एंटिटी हर रोज वॉल्टर को हॉन्ट कर रही थी और घर का सारा सामान ये वॉल्टर के रूम में ले आती है। वॉल्टर फिर से मोरा की पीए को कॉल कर अपनी सिचुएशन समझाता है कि वो चीजें मेरे घर में रहती हैं, वो आजकल घर में घूमने लगी हैं, मैं उनको महसूस कर सकता हूँ। पर मोरा की पीए उसे कहती है कि हमें पहले प्रूफ चाहिए, उसके बाद ही मैडम मोरा कुछ कर पाएगी।
क्योंकि बिना प्रूफ के वो किसी को समय नहीं देती। प्रूफ को इकट्ठा करने के लिए वॉल्टर कैमरा लेके घर पहुंचता है, जहां दरवाजे पर उसे जॉन मिलता है, जो कि वॉल्टर को कहता है कि तुम घर में किस चीज़ का काम करते रहते हो, मेरे घर की पूरी दीवार में क्रैक आ चुका है। वॉल्टर उसे कहता है कि मैं घर की रेनोवेशन के काम पे लगा हूँ। अब रात को कैमरा सेट करके वॉल्टर जब सो जाता है तो उसी एंटिटी की हलचल से कैमरा ऊपर से नीचे गिर जाता है, जिसे चेक करने के बाद वॉल्टर की सांसें थम जाती हैं। कैमरा रिकॉर्डिंग में दिखाया जाता है कि डीमन एंटिटी वॉल्टर के बेड के नीचे से निकल के पास की अलमीरा में चली गई। वॉल्टर को हॉन्ट करने के बाद हम दूसरे दिन पर शिफ्ट हो जाते हैं, जहां अलीशिया का बेटा डैनियल खेलते खेलते वॉल्टर के लॉन में पहुंचता है, जहां डैनियल टैप से पानी पी रहा था। पर विंडो से वॉल्टर उसे ये बोल के जाने को कहता है कि ये तुम्हारे लिए बुरा साबित हो सकता है, मेरे घर से दूर रहो। अब एक बच्चा ऐसी चीजें सुन के डर गया था, जिस कारण डैनियल बीच रोड पे चला गया और तभी अचानक से बस आके डैनियल को कुचल देती है। डैनियल की भयानक मौत ने आसपास के लोगों को दहशत में डाल दिया। डैनियल की मौत ने एलिशिया को तोड़ दिया, क्योंकि डैनियल के अलावा एलिशिया का कोई बच्चा नहीं। काफी दिन बीतने के बाद हम एलिशिया के एक्स फ्यून्स को देखते हैं, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। अब ऑफिसर फ्यून्स अपने दोस्त जानू को कॉल कर एलिशिया के घर में बुलाता है, जहां फ्यून्स उसे कहता है कि 4 दिन पहले हमने एलिशिया के बेटे को दफना दिया था, लेकिन 4 दिन बाद इसका बेटा कब्र खोद के वापस आ गया, और वो भी जिंदा। इस इंसिडेंट से सारे पुलिस वाले डर चुके हैं। तुम्हें आसपास के लोगों से छुपके इस मामले को निपटाना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जानू फ्यून्स को कहता है कि कुछ दिनों के लिए एलिशिया को यहाँ से दूर भेज दो, हमें एक बार फिर से डैनियल को दफनाना होगा, और वो भी कंक्रीट में, ताकि दोबारा वापस ना आ जाए। एलिशिया रोकर सबको कहती है कि मुझे मेरे बेटे के पास रहने दो, मुझे उससे दूर मत करो। जानू फ्यून्स को कहता है कि हमें यह काम जल्दी करना होगा, अगर ज्यादा देर की तो एलिशिया पर मुसीबत आ सकती है। अब दूसरे दिन जानू नोटिस करता है कि वॉल्टर के घर के बाहर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मोरा है, जो कि वॉल्टर के घर की फोटो ले रही थी। मोरा को जानू अच्छे से जानता है, क्योंकि दोनों का प्रोफेशन सेम है। जानू मोरा को एलिशिया के घर में लेके आता है, जहां डैनियल को मिलने के बाद जानू मोरा को कहता है कि मैंने फ्यून्स के साथ 15 साल काम किया, मैंने कई सारी डेड बॉडीज की ऑटोप्सी की, और एक बार तो ऐसा हुआ था कि एक आदमी 15 गोलियां खाने के बाद जिंदा हो गया था, पर मुझे लगा मैं काम करके थक गया और ये सब मेरा भ्रम है। पर वो सब सच था। हमारी दुनिया के अलावा एक और दुनिया है जहां पर मरे हुए लोग रहते हैं, पर कभी कभी वो लोग हमारी दुनिया में आ जाते हैं। हमें उन सबको इग्नोर करना चाहिए। अगर हम सब उन पे ध्यान देंगे तो हालात काफी खराब हो सकते हैं। और तभी मोरा जानू को वॉल्टर की भेजी हुई फोटोज दिखाती है, जिसे देख जानू को लग रहा था कि ये सब झूठ है, पर अगर ये सच हुआ तो कई लोगों की जान जा सकती है। फ्यून्स आके जानू को कहता है कि डैनियल को दफनाने का प्रबंध हो चुका है, और तभी मोरा फ्यून्स को कहती है कि अगर तुम चाहते हो ये सब दोबारा ना हो तो हमारी मदद करो, क्योंकि ये चीजें नॉर्मल नहीं हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां तीनों इन्वेस्टिगेटर्स जॉन के सामने बैठे थे, जो कि जॉन को कहते हैं कि हम तीनों एलिशिया और वॉल्टर के अलावा तुम्हारे घर की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। क्या सच में ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी का काम है या फिर नहीं? अगर पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसा कुछ मिला तो तुम्हें बेगुनाह साबित करने से कोई नहीं रोक सकता। जॉन उनसे वॉल्टर के बारे में पूछता है, जहां जॉन को पता चलता है कि मोरा को फोटो भेजने के बाद वॉल्टर कहीं गायब हो गया। किसी को नहीं पता कि वॉल्टर कहां पे है। अब रोजनटॉक फ्यून्स के साथ वॉल्टर के घर में इन्वेस्टिगेशन करता है, जबकि मोरा जॉन के घर में और जानू एलिशिया के घर में। रोजनटॉक नोटिस करता है कि घर का सामान बिना किसी सहारे के हवा में लेविटेट कर रहा था, और तभी अचानक से एक पावरफुल एंटिटी रोजनटॉक के हाथ को जख्मी कर खून को चूसने लगती है, जिसे देख फ्यून्स की हालत खराब हो गई थी। वो दोनों इन्वेस्टिगेटर को कॉल कर रोजनटॉक की कंडीशन बताता है, पर रोजनटॉक को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस इन्वेस्टिगेशन करनी थी। पर फ्यून्स डर के कारण जाना चाहता है। वो जानू को कहता है कि मैं और रुकना नहीं चाहता, पर जानू को फ्यून्स की बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी,
क्योंकि उसे वॉल्टर की घर की विंडो में वही डीमन एंटिटी दिखती है जो कि जानू को घूर रही थी। पर फ्यून्स को घर में कोई नहीं दिखता और तभी अचानक से वही एंटिटी जानू के सामने आकर उसे मार देती है। फोन कट होते ही रोजनटॉक को फ्यून्स कहता है कि मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं जाना चाहता हूं। पर तभी रोजनटॉक उसे कहता है कि वो हमारे ठीक नीचे हैं, मैंने उनको ढूंढ लिया, वो डार्कनेस और लाइट की वजह से दिखते हैं। बेड के नीचे डार्क जगह पर रोजनटॉक उसे वही एंटिटी दिखाता है जो कि फ्यून्स पर अटैक करने की कोशिश कर रही थी, पर लाइट की वजह से फ्यून्स की जान बच जाती है। लेकिन एंटिटी को देख फ्यून्स ने प्राण त्याग दिए। अब आप में से कई लोगों ने एक चीज कभी ना कभी महसूस की होगी कि जब हम सोते समय किसी एंटिटी या फिर गोस्ट को महसूस करते हैं तो हमारी बॉडी एक तरह से पैरालाइज्ड हो जाती है, और उसी तरह फ्यून्स के साथ यहाँ पर वही हो रहा था। जैसे तैसे खुद को संभाल कर फ्यून्स जानू के पास जाता है, पर उसे जानू की आवाजें पास की अलमीरा से आ रही थी। वो एंटिटी जानू को टॉर्चर कर रही थी। जानू फ्यून्स को कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ये एंटिटी मुझे टॉर्चर करके खून चूसने में लगी है। जानू को बचाने के लिए फ्यून्स मोरा के पास पहुँचता है, जिसे जॉन के घर की टूटी दीवार में वॉल्टर उसी एंटिटी के रूप में दिखता है, यानी कि एंटिटी ने वॉल्टर को मार के अपने जैसा बना लिया। फ्यून्स मोरा को कहता है कि जानू अलमीरा में फंसा है, पर मैं उसे बाहर नहीं निकाल सकता। मोरा उसे कहती है कि आज की रात तुम जो देखने वाले हो उस पे भरोसा मत करना, ये एंटिटी दूसरी डायमेंशन से है, ये हमें अलग अलग तरह की चीजें दिखाएगी, पर हमें उन पे भरोसा नहीं करना। और इससे पहले मोरा और ज्ञान पेलती डेमन एंटिटी मोरा को मार देती है। मोरा को मरते देख फ्यून्स पैरालाइज्ड हो गया था, पर तभी एलिशिया आके फ्यून्स की मदद करती है। एलिशिया फ्यून्स को कहती है कि तुमने मेरे बेटे को फिर से क्यों दफनाया, वो तो मेरे पास वापस आ गया था। जैसे तैसे एलिशिया फ्यून्स को घर से बाहर लाती है, क्योंकि फ्यून्स को हॉस्पिटल जाना था। पर एलिशिया की कार में डैनियल को देख फ्यून्स अपने कार की तरफ भागता है, जहां वही एंटिटी मोरा को टॉर्चर कर रही थी। मोरा फ्यून्स को कहती है कि तुम हमें बचा सकते हो, ये एंटिटी हमें बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रही है। अब जैसे तैसे वहां से भागकर फ्यून्स चैन की सांस लेता है, पर तभी उसका ऑफिसर फ्यून्स को कॉल करता है कि हम एलिशिया और वॉल्टर के घर में हैं, तुम्हारा फोन काफी देर से बंद था। पर फ्यून्स उनको जाने को कहता है कि वहां पर खतरा है, जल्दी वहां से निकलो। अब एंटिटी के पागलपन को रोकने के लिए फ्यून्स घरों को जलाने का प्लान बनाता है, जहां एलिशिया के घर में फ्यून्स को एलिशिया की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर लग रहा था कि अपने बेटे को पाने के लिए एलिशिया ने सुसाइड कर लिया। डैनियल से डरकर फ्यून्स जल्दी से पूरे घर में गैसोलीन डाल देता है, लेकिन आग लगाने से जानू का घोस्ट उसे रोक रहा था। पर जैसे तैसे पूरे घर को आग लगाकर फ्यून्स चैन की सांस लेता है, लेकिन आखिर में उसे वही एंटिटी मार देती है। बात करें रोजनटॉक की, तो उसे भी वॉल्टर की तरह डीमन एंटिटी ने मार दिया था। अब कहानी 1 साल बाद शुरू होती है, जहां कुछ पुलिस ऑफिसर जॉन से तीनों पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और फ्यून्स के बारे में पूछते हैं कि ये चारों मिसिंग है, क्या तुम बता सकते हो कि इनके साथ क्या हुआ। जॉन ऑफिसर को कहता है कि ये लोग मेरे घर की पैरानॉर्मल एक्टिविटी की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे। और तभी अचानक से जॉन सबको कहता है कि इनमें से रोजनटॉक तो आपके पीछे बैठा है, लेकिन इसका चेहरा पूरी तरह जल चुका है। पर किसी को रोजनटॉक दिखाई नहीं देता, लेकिन जल्दी ही रोजनटॉक अपने होने का एहसास दिलाता है। वो कुर्सी को उठा के कैमरे की तरफ फेंकता है, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। यानी कि रोजनटॉक, फ्यून्स, मोरा, जानू उन एंटिटी की दुनिया में फंस चुके हैं, या फिर यूं कहूं कि उनके जैसे बन चुके हैं। फ्यून्स को लगा कि घर को जला के वो इविल एंटिटी को रोक लेगा, पर रुकने के बजाय इविल एंटिटी फैलने लगी जैसे कोई बीमारी हो। इविल एंटिटी की डायमेंशन कैसे खुली ये मूवी में नहीं बताया गया, लेकिन मेरी थ्योरी के हिसाब से हो सकता है शहर के नीचे इविल डायमेंशन के रास्ते हों, जो कि कई सालों के बाद खुले। आपके हिसाब से डायमेंशन कैसे खुली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।